की बात करते हैं, भारत निर्माण की बात करते हैं और 2014 के बाद से तस्वीर देश की बदली है। पुरानी बात करें तो सनातन धर्म की बातें की जाती थी, लेकिन उसे हमेशा ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। बहुत से आक्रांता आए, अंग्रेज आए, लेकिन इसके बाद उस चीज पर ध्यान किसका गया? किसने उसका जीर्णोद्धार करने की सोची? किसने इसे बचाने की सोची? और ये 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनका फोकस इस पर रहा। शुरुआती तौर पर धीमी गति जरूर रही, लेकिन इसके बाद अगर हाल की बात करें तो उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का जो लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, युवा जोश में है। वो उत्साहित इसलिए भी हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए काम जो किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नव भारत निर्माण की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं, क्या उसी पर पूरी तरह से फोकस है? कितना फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या 5 जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने उस पर भी? कैसे लोगों का मन बदलेगा? क्योंकि जब हम आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर किसी की बात करते हैं और उसके लिए कुछ काम करते हैं तो वो सीधे दिल से जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं दिल से जुड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब इसे लेकर जहन में सवाल आपके भी बहुत हैं, हमारे भी बहुत हैं, और इसलिए इस पर समीक्षा के लिए हमारे साथ सीईओ एंड एडिटर इन चीफ फर्स्ट इंडिया न्यूज भारत 24 डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, अहम सवाल ये, उज्जैन में जो महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसका मैसेज क्या दिया है, क्या देने की कोशिश की गई है? इसका एक ही मैसेज है, वो है जिस तरह कहा जाता था कि एक प्रचारक से प्रधानमंत्री, अब ये कहा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री से धर्म गुरु, आध्यात्म गुरु। ये सबसे बड़ा मैसेज है इसका। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष के साथ उसको छुए और इसके बाद अपने गौरव के साथ, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। तो इन दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ के देखते हैं और इन वाक्यों को जोड़ने से फिर स्पष्ट होता है सामने कि आज नरेंद्र मोदी का एजेंडा को या उनका दर्शन शास्त्र बदल गया है। देश की राजनीति को वो एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। महाकाल का ये जो प्रयोग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये अद्भुत है, अलौकिक है, स्वर्ग का एक खंड है जिसे कहा जाता है। इसीलिए आज ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी भारत के प्राचीन गौरव को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो भगवान शिव का कोई कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं? तो स्वाभाविक तौर पे ये प्रश्न आज देश के लोगों के मन में है। और मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री का रोल थोड़ा चेंज हो रहा है। राजनीति में आना, प्रधानमंत्री बनना एक संयोग था। उनका जो मन है वो शिव की आराधना में, मंदिरों की आराधना में, भगवान की आराधना में बसता है। और ये बात आज ही नहीं, काशी में जो उद्घाटन हुआ था कॉरिडोर का, उससे बात निकल के सामने आई है। इसीलिए एक हमारे मित्र हैं BBC ब्रांड संजीव श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि मोदी आज जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ भारत के पुरातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी सही बात वो कह रहे हैं। और मेरा खुद का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो असली स्ट्रेंथ है वो अब महाकाल को देख के मालूम पड़ा है कि राजनीति तो एक रोल प्ले है उनके लिए। बाकी उनकी असली स्ट्रेंथ जो है ना, वो धर्म गुरु बनने में, आध्यात्म गुरु बनने में, देश के संस्कारों की रक्षा करने में, मंदिरों की रक्षा करने में, मंदिरों के पुनर्निर्माण करने में है। इसीलिए ये सब देश को सुहा रहा है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में, बल्कि कहिए कि हर भारतवासी इन सब बातों से खुश है, इन सब बातों से प्रसन्न है। और आप देखिए उनका काम करने का तरीका, आस्था उनके चेहरे से झलकती है, पूजा उनके चेहरे से झलकती है। आप देखिए वहाँ बैठे हुए शिव की मूर्ति के सामने बिल्कुल ऐसे होकर के सीधे, देखिए मन से पता लगता है कि आदमी मन से शिव की उपासना कर रहा है बैठ के जो है। और जो माला जप रहे हैं वो कितना परफेक्शन है उसके अंदर। माला उसी ढंग से जप रहे हैं जैसे माला जपी जाती है, जैसे कि असली पुजारी शास्त्री माला जपते होंगे वैसी माला जपते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने परफेक्शन करके सीखा है इस काम को, नो, ये बॉर्न है उनकी, ये क्वालिटी उनके चरित्र के अंदर। क्योंकि उनका बेसिक जो मन है वो इन्हीं में भटकता है, इन्हीं शास्त्रों में रहता है, इन्हीं धर्म संस्कृतियों में रहता है। आप देखिए संस्कृत के श्लोक कितने धाराप्रवाह ढंग से बोल रहे हैं, कंठस्थ हो गए हैं उनको। तो राष्ट्र मुग्ध है, राष्ट्र चकित है कि क्या हो रहा है। तो मेरा ये निश्चित मानना है कि सबसे बड़ा मैसेज इस महाकाल कॉरिडोर का ये है कि नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल रोल के साथ साथ एक धर्म गुरु, एक आध्यात्म गुरु के रूप में तेज़ी से उभर के भारत के मानस पटल पर आ रहे हैं। सर, 2014 से अब तक एक के बाद एक कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का पूरा रेनोवेशन किया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा प्रयोग है, अच्छा प्रयास है। लोगों के बरसों से, सदियों से मन की जो आकांक्षा थी उसको पूरी करने की बात है। अगर आप ये देखें तो कम से कम 9 ऐसे बड़ी घटनाएं हुई हैं
जिसमें नरेंद्र मोदी का ये जो जीर्णोद्धार का चरित्र है वो भर के सामने आता है हमारे जो है। तो एक अच्छा प्रयास है ये, चाहे अयोध्या की बात हो चाहे काशी की बात हो, तो ये एक अच्छा प्रयास है और आज देश में इसकी पॉपुलैरिटी है और लोग इससे जुड़ गए हैं। एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों की दिल की धड़कन बन गया है ये प्रयास जो है। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि महाकाल का ये जो कॉरिडोर था, उद्घाटन था, समारोह था, लोकार्पण था, ये अद्भुत था, अलौकिक था। और क्योंकि सर आपने पॉपुलैरिटी की बात की, तो बीते कई एक वक्त में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की एक छवि ग्लोबल लीडर के तौर पर किस तरीके से उभर कर सामने आई, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो एक आध्यात्मिक और धार्मिक राष्ट्र पुरुष के तौर पर एक अलग इतर बनते हुए नजर आ रही है? 100%। मैंने यही आपसे कहा कुछ देर पहले, ये बिल्कुल सही है और वो छवि बन के आ रही है। ग्लोबल लीडर तो हैं ही वो, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। आज भारत का क्या से है, क्या पहचान है, जहाँ भी जाते हैं मोदी, तो सामने वाला राष्ट्राध्यक्ष जो है वो मिलने के लिए आतुर होता है। इन ए वे ही इज़ कीन टू मीट मोदी जो है। और छवि जो बनी आध्यात्म की, तो आने वाले दिनों में छवि और मजबूत होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो छवि परिवर्तन उनका हो रहा है, या उनके चरित्र का परिवर्तन हो रहा है, या जो फेस वैल्यू है, या जो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये एक उनके लिए बहुत सुखद है, उनके मन के लिए। और मैं पहले कह चुका हूँ कि सत्ता का मोह नहीं है उनको। वो संत हैं, फ़कीर हैं। आप देखेंगे किसी दिन, जिस दिन मन आ जाएगा तो उठ के चल देंगे, ये सब सत्ता सब मोह छोड़ के। पिछले दिनों जब उन्होंने बंगाल जैसे उनका टैगोर जी का साथ में जो चेहरा बना उनका, तो लोगों ने कहा रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी आस्था है, उनका अपना मन है। और उनके मन में क्या है ये न तो अमित शाह को मालूम है, न उनके नज़दीक के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे हिरेन जोशी हों या कैलाश नाथन हों अहमदाबाद में, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए कभी कभी लगता है, एक बार उन्होंने कहा भी था किसी ज़माने में कि एक दिन मैं उठ के चला जाऊँगा, मेरे स्टेज पे क्या है। तो कुछ पता नहीं उनके मन का, क्योंकि उनका मन धीरे धीरे जो है आध्यात्मवाद धर्मवाद की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सत्ता का रोल जो है उनका, वो ठीक है, सत्ता है तो सत्ता को बनाए रखना भी होता है, सत्ता करना है, लेकिन एक्चुअल जो उनका मन है ना, वो लगता है इस राम धुनी में मन लगता है उनका। तो देखिए आने वाले वर्षों में वो किस तरह से राष्ट्र की बात करते हैं, किस तरह से राष्ट्र के डेवलपमेंट को और भक्ति भाव को जोड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सर जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा बिजी रहे हैं वो, ऐसे में मिशन मंदिर के लिए समय निकालना कैसे मुमकिन हो पाता है? समय निकालते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने एक बात को सिद्ध किया है, ग्लोबल मुहावरे को सिद्ध किया है, ओनली बिजी पीपल हैव टाइम बिकॉज दे आर प्लान्ड। रात 2 बजे 3 बजे सोते हैं, 6 बजे फिर उठ जाते हैं, योगा करने लग जाते हैं, शायद 3 घंटे सोते होंगे, 4 घंटे सोते होंगे। तो ही इज़ एब्सोल्युटली प्लान्ड हिज लाइफ, हिज एजेंडा तो है। इसलिए मैं तो खुद हैरान होता हूँ, इतनी कंट्री की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती है, इतने मीडिया के हैं, फाइलें निपटाने का काम है और काम है, कैसे करते होंगे इसका एक्चुअल में जवाब देने के लिए तो मैं समर्थ ही नहीं हूँ। मुझे लगता है और इसी गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पे यही कहा जा सकता है, ओनली बिजी पीपल हैव टाइम इन लाइफ। सर भारत की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने के लिए मोदी ने जिन जिन मंदिरों और धार्मिक स्थलों में रेनोवेशन करवाए हैं, तो सर उससे क्या लगता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म की क्रांति जन्म ले रही है? ऑफ कोर्स जन्म ले चुकी है। आज आप चले जाइए, आप श्रीनगर चले जाइए, वहाँ धारा 370 हटने के बाद में कैसा माहौल है, मंदिरों कैसे वहाँ पुनर्निर्माण हो रहा है। आप इधर उत्तराखंड चले आइए, काशी चले आइए और आप महाकाल देख लीजिए। महाकाल में आपको अगले 6 महीने तक में फ़्लाइट्स और रेलवे की टिकट नहीं मिलने वाली है। हर आदमी प्लान कर रहा है कि ट्रिप करके आते हैं वहाँ पे। एक लोगों में उत्सुकता का माहौल है देश के अंदर। तो टूरिज्म क्रांति तो अपने चरम पे है। आज किसी होटल में कश्मीर में कमरा नहीं है, मंसूरी में कमरा नहीं है, देहरादून में कमरा नहीं है, वहाँ पे जो है उत्तर काशी के सारे 5 स्टार होटल और बुक चल रहे हैं वहाँ पे। तो डोमेस्टिक टूरिज्म का एक नया अवतार देश में सामने आया है इससे, और ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। एंड नॉट ओनली इंडियंस, फॉरेन टूरिस्ट विल आल्सो बी अट्रैक्टेड नाउ इन द कमिंग डेज टू ऑल दीज डेस्टिनेशंस। तो परफेक्ट है बात आपका कहना ये कि एक टूरिस्ट रेवोल्यूशन कंट्री में आया है और आगे आएगा। बिल्कुल सर, अगर हम 5 राज्यों की बात करें 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने या फिर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, इन चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक क्षेत्रों में ये बात चल रही है कि जो लोकार्पण किया है अभी महाकाल लोक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। क्या इस आकलन से आप भी सहमत हैं? देखिए मास्टर स्ट्रोक बन गया, सोचा नहीं था। सोचा था सिंपल भगवान शिव के सामने बैठेंगे, आराधना करेंगे, बैठ के मन की तसल्ली होगी, माला का जप करेंगे, 1-2 घंटे देखेंगे, वहाँ पे मन खुश होगा, लौट आएंगे। अब उसका बाई प्रोडक्ट ये है कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, क्योंकि क्लीन स्वीप है मध्य प्रदेश में, यूँ मानिए आप जो है।
तो बाई प्रोडक्ट हो गया एक तरह से मास्टर स्ट्रोक। मैं नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने सोच के किया होगा, क्योंकि उनका एजेंडा ओरिजिनल है, धार्मिक स्थानों के जीर्णोद्धार का एजेंडा उनका ओरिजिनल है। इट इज़ नॉट वन ऑफ द इलेक्शन विनिंग टैक्टिक्स और टूल्स फॉर मोदी। सर, अगर बात अयोध्या की हो, काशी कॉरिडोर की हो या फिर उज्जैन की हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम चुनाव जो आगे होने वाले हैं साल 2024 में, उसके लिए रोड मैप अभी से तैयार कर लिया है? रोड मैप तैयार हो गया है, इन वे एक इम्पॉर्टेंट रोड मैप हो गया है तैयार। एक ऐसा लहर आ गई है देश में, अयोध्या, फिर काशी और अब ये, और आने वाले दिनों में कश्मीर, केदारनाथ, ऑल दिस, सोमनाथ। तो एक ऐसा एजेंडा सुओ मोटो बन गया है, बिना किसी प्लान के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के बन गया है। और अब कुछ ऐसा हो गया है कि भाजपा का जहाँ तक सवाल है, तो अब भाजपा कोई नहीं चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा अमित शाह की रणनीति चाहिए, मोदी के भाषण चाहिए, और वो धर्म पुरुष के रूप में ही भाषण देते हैं जब, तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन का एजेंडा ही बदल गया है। अब न तो उनको मैनिफेस्टो चाहिए मेरे विचार से, न गाड़ी घोड़ा चाहिए चुनाव में, न कुछ और कुछ ऐसा चाहिए। मोदी एक फ़कीर की तरह, संत की तरह निकल जाते हैं, अध्यात्मवाद की तरह भाषण देते हैं, जनता का मन मोह लेते हैं, जनता का दिल उन पर टूट पड़ता है, एंड इलेक्शन इज़ ओवर। तो हो गया, सोचा नहीं था, एक हो गया बस, ऐसे जिसे कहते हैं। तो मोदी क्या है कि अब राजनीति और इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, उनका व्यक्तित्व मैं ऐसा मानता हूँ। अब बीजेपी और ये सब बातें हैं ना, एक्चुअल में देखा जाए तो छोटी लगती हैं इन्हें। मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है, पार्टी जो है बोना लगने लगती है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा हो जाता है, और वो व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से बड़ा होता है। और बड़ा किससे होता है? व्यक्ति पॉपुलरिटी से बड़ा होता है, और किसी पावर से बड़ा नहीं होता, जनता के समर्थन से, जनता के सपोर्ट से बड़ा होता है। भीड़ बड़ा करती है आदमी को। आप मोदी को देखिए आपके, तो कोई उनको किसी चॉइस की, किसी की कोई आवश्यकता नहीं किसी की। ही इज़ ऑल, ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव की रणनीति, संसाधन, ये सब काम अमित शाह पे छोड़ देंगे, बहुत है। सर, महाकाल लोक का जो ये भव्य लोकार्पण हुआ, उससे कहीं ना कहीं सर इमेज बिल्डिंग में और उछाल आया है और बेहतर हुई। तो हम 2024 की बात से पहले हिमाचल और गुजरात की बात करें तो उसमें कितना इम्पैक्ट लगेगा? देखिए, वो तो मैंने आपसे कहा ना, वो तो रास्ता है चॉइस तक पहुंचने का एक तरह से। जब चॉइस ही सामने दिख रहा है तो 2023 का तो कोई इशू मुझे दिखता नहीं। हिमाचल और आप बात करते हैं गुजरात की, आई थिंक स्वीप है। हमारा जो आकलन है उसमें हिमाचल में जो है 45 सीट्स और 21 सीट जो हैं कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, मतलब क्लीन स्वीप है। अभी 68 में से अभी जो हैं 44 सीट्स हैं बीजेपी के पास जो हैं। तो कोई ऐसा इशू मुझे समझ में नहीं आता कि हिमाचल में किसी भी तरह का कोई संकोच है, भाजपा की वापसी में कोई बात है। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है अगले का, तो देखिए वो तो दो लोग तय करते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी तय करेंगे। जहाँ तक हमारा आकलन है, और हमारे दोस्त जो कंसल्टिंग एडिटर हैं शशि शर्मा जो आते हैं हिमाचल से, उनका भी आकलन ये है कि भी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है शायद इनमें बदलाव हो। और वैसे नेचुरल चेहरों के तौर पे देखा जाए तो यंग टर्क फेस जो है अनुराग ठाकुर वो हैं। आप देखिए कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी नपीतुली भाषा में बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं, कोई एलिगेशन नहीं, कोई आरोप नहीं उन पे जो है। और फिर अगर कोई डार्क हॉर्स देने की बात हुई तो एक महिला हैं वहाँ पे, काफ़ी अभी राज्यसभा की सदस्य हैं, उनका भी नंबर आ सकता है। और रही बात जेपी नड्डा की, तो ही इज़ गोइंग टू सीनियर फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब उस ऑर्बिट में आ गए हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। और वैसे आम चर्चा है इस तरह की, मैं उनको देखता हूँ आजकल। अभी कल मैंने देखा गुजरात में, वो लाल सी टोपी गुजरात की जो फेमस है वहाँ, उसको देख के भाषण कर रहे थे, भारी भीड़ वहाँ बैठी हुई थी। तो ऐसा संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि शायद वो 2 साल और रहेंगे चुनाव तक, ऐसा लगता है दैट वे जो है। और नहीं भी रहेंगे तो कभी रेल और रक्षा मंत्रालय में बैठे हुए दिख जाएंगे, तो उनका भविष्य सुरक्षित है। और इस हिमाचल के चुनाव का जेपी नड्डा से कोई रेलेवेंस नहीं है ज़्यादा उनकी, बस एक नैतिक बल रहता है उसके अंदर। जैसे आज वो गए हुए हैं वहाँ पे जो है हिमाचल में, तो नैतिक बल रहता है, अपनी होम स्टेट है, अपनी सरकार बनी है, तो खुशी होती है आदमी को जो है। सो ऑल दिस। और गुजरात की बात इनकी रह गई थी। तो गुजरात में देखिए पिछली बार 99 सीट्स आई थी, कुछ लोग और जुड़ गए थे बाद में आकर के, तो 111 हो गई वहाँ पे जो है। अभी जो हमारा ज्योतिष आकलन करता है तो वो ये कह रहा है अभी 109 सीट आएंगी, बाकी पूरी दुनिया कह रही है कि 135 सीट आएंगी। तो मैं कहता हूँ चलो 109 भी आ जाएंगी, 10-11 तो और लोग आ ही जाते हैं निर्दलीय, और ये तब भी 120 सीट के साथ, 125 के साथ में भाजपा की सरकार क्लीन दिख रही है वहाँ पे जो है। तो गुजरात और हिमाचल दोनों में भाजपा की सरकार है। और एक्चुअली क्या है कि अब गुजरात तो एक ऐसा हो गया ना कि होम स्टेट जैसा कि, और पिछले दिनों हमने एक फंक्शन किया था, मुख्यमंत्री भी आए थे, हम भी गए थे वहाँ। तो नरेंद्र मोदी तो एक कैंपेन है, मतलब कहना चाहिए एक
वो हैं, एक तूफ़ान है और एक श्योर शॉट है गुजरात के अंदर। मतलब एक्चुअल में तो गुजरात के कई लोग कहते हैं चुनाव क्यों करा रहे हो, हमें तो आपको बनाना है प्रधानमंत्री, आपको वोट देना है, लेकिन क्या करो, लोकतंत्र है, चुनाव प्रक्रिया है, करना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, और अमित शाह जाते हैं वहाँ पे, बहुत जाते हैं। जो ग्रास रूट का मैकेनिज्म अमित शाह के हाथ में ये, तो इन दोनों की इसके कंबाइन के बाद में तो गुजरात में कोई किसी और पार्टी के लिए कोई ज़्यादा स्थान बचे ऐसा लगता नहीं है। तो हिमाचल और गुजरात बीजेपी गवर्नमेंट्स अगेन आई थिंक। सर, महाकाल कॉरिडोर समारोह के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह की पीठ ठोकी, क्या उससे 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह की जगह किसी और के नेतृत्व में लड़ने की संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं? क्या अब शिवराज को मिल गया है अभयदान? देखो, संभावनाएं लगता तो ऐसे हैं, वैसे नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली का अनुमान लगाना समझना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। लेकिन हाँ, फेस वैल्यू पे ये दिखता है कि उनको अभयदान मिल गया है। अभी जब फंक्शन हुआ तो उन्होंने तारीफ़ की चीफ मिनिस्टर की, और ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार का मैं अभिनंदन करता हूँ, और जिस समर्पण भाव से वो सेवा कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। तो काफ़ी होता है मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री ऐसी बात कहे। फिर जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ सारा, उसमें जो है एक गाइड के रूप में उन्होंने घूम घूम के प्रधानमंत्री को बताया, मूर्तियों के बारे में बताया। क्यों, वैसे तो क्या है ना, शिवराज सिंह खुद भी ग्रास रूट वर्कर हैं और प्रकांड पंडित हैं, और कंपैरेटिवली ठीक है उनका, ठीक है। राजनीति में आरोप तो लगते रहते हैं, कभी व्यापम का आरोप लगे और कभी कोई आपका डंपर का आरोप लगे, तो पार्ट ऑफ लाइफ है पॉलिटिक्स में। लेकिन फिर भी वो इंटेलेक्चुअल हैं कंपैरेटिवली औरों की तुलना में जो है। तो एक ऐसा लगता है अभयदान मिल गया है, और शायद ये बात उनके बॉडी लैंग्वेज से झलक रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक कैबिनेट मीटिंग थी, उसके पहले की बात है ये, तो इंदौर में गए थे, वीसी थी शायद, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी कहीं से जो है। तो उसमें वहाँ एक पुलिस ऑफिसर हैं क्राइम ब्रांच में इंदौर में, जिनकी शिकायतें थी, उन्होंने हटा दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर ही उसको हटा दिया। अब उनकी पोस्टिंग जो है, जो वहाँ के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, और जो कंटेंडर हैं सीएम के ऐसा माना जाता है, उन्होंने करवाई थी, और इंदौर के प्रभारी मंत्री भी वही हैं। तो अब ये टकराव की स्थिति है दोनों में। एक सार्वजनिक अपमान तो होता है ना पोस्टिंग ट्रांसफ़र से। अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र एक तरीका होता है राजनीति में मैसेज देने का, कौन हमारे करीब है और कौन हमसे दूर है। तो ये सब बातें हुई हैं वहाँ पे, लेकिन कुल मिला के फेस वैल्यू पे भी ये लगता है कि इस चुनाव से पहले, 23 से पहले शायद कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो, फिर जन्मपत्री। लेकिन सर, क्या आज भी आप अपने उस आकलन से सहमति रखते हैं कि अभी जो लड़ाई है वो अब 2024 की नहीं बल्कि 2029 की मान के चले कि लड़ाई 2029 की है? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब तक विपक्ष का एक उम्मीदवार नहीं होगा, टेक्निकली आप भाजपा से ज़्यादा, नरेंद्र मोदी और एलाइज से ज़्यादा वोट नहीं ला सकते। और अब जो मोदी का नया स्वरूप सामने आ रहा है, ये तो एक सुनामी जैसा आ रहा है। अगले चॉइस आते आते 2-4 मंदिर और बन जाएंगे नए, उनका पुनरुद्धार हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा, और 2-4 घटनाएं ऐसी हो जाएंगी। और राष्ट्र क्या होता है, फिर राष्ट्र की भावना हिलोरे लेती है पूरे जो है। फिर पार्टियां उनके मुद्दे, आश्वासन, मुफ्त बिजली दे देंगे, मुफ्त ये कर देंगे, सब बातें गौण हो जाती हैं। तो मेरा स्पष्ट आकलन ये है कि चॉइस की तो कोई बात नहीं है। और मुझे अमित शाह की बात याद आती है कि 50 साल हम राज करेंगे। अब इसी तरह चलते रहे तो कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल हमारा आकलन है अभी कि चॉइस की बात नहीं है, लड़ाई 2029 की है। सर, चाहे बात अयोध्या की हो, काशी कॉरिडोर की हो, और आप अब से कुछ देर पहले इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बताती है कि वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में, और ये जो तमाम तस्वीरें होती हैं सर, ये बहुत आसानी से वायरल भी हो जाती हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी के इस फिनोमेना को किस तरीके से देखते हैं? ये फिनोमेना है, एक एनिग्मा है, वो पहेली जिसे कहते हैं, अनबूझ पहेली। और ये जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, कहते हैं एक लीडर मुझे मिल गए थे दिल्ली में कल परसों, तो ऐसी चर्चा चली। तो मैंने कहा क्या करेंगे भी चॉइस में? उन्होंने कहा आप तो कह रहे हैं 29, मैंने कहा चलिए 29 में क्या करेंगे? उनका समझ नहीं आता कैसे इस नरेंद्र मोदी का क्या करें। उनका सेंटेंस था ये, कैसे हम कुछ करते हैं कुछ और कर लेते हैं, हम जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो एनिग्मा है, पहेली है। नरेंद्र मोदी विपक्षियों के लिए, अपोजिशन के लिए ऐसी पहेली बने रहेंगे टाइम्स टू कम, दैट्स ऑल। सर, जैसा कि हमने मोदी की वेशभूषा देखी, तो सर क्या लगता है कि उनकी वेशभूषा का चरण और निर्धारण एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, मैंने आपसे कहा ना कि नरेंद्र मोदी को किसी की आवश्यकता नहीं है। ही इज़ ऑल इन वन।
कौन सी भाषा कब बोलनी है, कौन सी वेशभूषा कब पहननी है, वो खुद ही तय करते हैं। अब उनका परफेक्शन इतना हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड के मास्टर हैं। जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, हम लोग चैनल चलाते थे, विज्ञापन जाते थे एजेंसी में लेने के लिए, तो मालूम पड़ता था कि विज्ञापन का जो प्रारूप है, जिसे कहते हैं डिज़ाइन है, वो भी वही अप्रूव करेंगे, एजेंसी अप्रूव करेंगे, हर चीज़ कंटेंट अप्रूव करेंगे। तो मैं उसमें भी कहता था कि देश के सबसे बड़े संपादक हैं नरेंद्र मोदी, तो जिस क्षेत्र में बैठते उसी में रम जाते हैं वो। तो उसे मीडिया में थे, शासन में रमे हुए थे उसमें जो है। अब वेशभूषा की बात आ रही है, एक बार उन्होंने कहा भी था कि जो कपड़ा मेरे बदन को अच्छा लगेगा मैं उसे पहनूंगा ना, दैट वे। और आप देखिए चॉइस कितनी अच्छी, भाई वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप रही है आध्यात्मवाद से, धर्म से, इससे, या कह सकते हो पूर्व जन्मों के कोई संस्कार हैं। तो उनको किसी के सहारे की, किसी एजेंसी की, किसी एक्सपर्ट की, किसी डिज़ाइनर की आवश्यकता नहीं है। वो अपने वस्त्रों का चयन खुद ही कर सकते हैं और करते होंगे। बिल्कुल सर, और जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष के लिए पहले उनके अवतार बने रहते हैं, तो सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी अवतार रखते हैं, या जो भी आपने कहा कि वो इंटेंशनली होता नहीं है, लेकिन वो एक इवेंट बन जाता है, कोई भी प्रोग्राम ऐसा होता है तो, और ये महाकाल लोक का कॉरिडोर का लोकार्पण भी इसी तरह से रहा, तो जब उनके विपक्ष के लिए पहेली है तो फिर ये तो सुलझाना मुश्किल है। तो फिर क्या वो भी सपना देखना भूल जाए कि 2024, 2029 और उसके बीच में इतने विधानसभा के चुनाव? देखिए ऐसा है ना, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, प्रयास करते रहो, कभी ना कभी कामयाब होंगे। नहीं भी होता कभी 10 साल में कामयाब 24 में नहीं होंगे, 29 में होंगे, नहीं 34 में हो जाएंगे, पता नहीं कब तक होंगे। एफर्ट जारी रहे, शो मस्ट गो ऑन जिसे कहते हैं। तो किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एफर्ट ही छोड़ देंगे तो जीवन की परिकल्पनाएं खत्म हो जाएगी, जीवन का उत्साह उमंग ही खत्म हो जाएगा। तो सब लोग जो प्रयास में हैं, अपोजिशन में हैं, वो करते रहें, दैट मीन्स है, कोई इशू नहीं है। सर, मोदी जी के नेतृत्व में आई इस नई ये जो धार्मिक क्रांति है, इससे कहा जा रहा है कि आरएसएस का वर्षों पुराना एक सपना पूरा हुआ है, उनकी एक मुराद पूरी हुई है। आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। संघ परिवार इज़ लकी टू हैव नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मेरा ऐसा मानना है। आप ठीक है, हरारकी मोहन भागवत के ऊपर हैं, सब है, संघ है, अनुशासन है, आत्मा है भाजपा की, संघ परिवार, ठीक है। लेकिन कभी सोचा था किसी और गवर्नमेंट में रहते हुए कि अयोध्या में मंदिर बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 2 साल में सब कुछ हो जाएगा? किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था इस तरह से कि वो कॉरिडोर बन जाएगा वाराणसी के अंदर, संसार का अद्भुत इतना खूबसूरत शहर बन जाएगा? किसी ने कल्पना की थी कि देवी देवताओं के जो महापुरुष, ये महाकाल, इनका ऐसा अवतरण होगा? सोचा था कश्मीर में मंदिर बनेंगे? सोचा था धारा 370 हटेगी? सोचा था कि 3 तलाक कानून पास होगा और समानांतर समान आचार संहिता की बात चल रही है? किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। और राष्ट्रवाद इतना प्रबल हिलोरें लेगा राष्ट्र में आके? किसी ने सोचा था कि एक प्रधानमंत्री धर्म पुरुष बन जाएगा और ऐसा लगेगा कि उसको इसी काम के लिए भेजा गया है, दैट वे जो है? तो स्वाभाविक तौर पे आरएसएस तो गदगद होना चाहिए इन सब बातों से। आरएसएस और एनी व्यक्ति जो इस विचारधारा का समर्थन करता है, नॉट ओनली आरएसएस, ऐसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है। मुझे एक व्यक्ति ने कल ये कहा कि भाई आप एक बात बताइए कि अगर एक हिंदू सरकार में, हिंदू से मेरा मतलब है कि हिंदू ही है ना, मतलब मुस्लिम गवर्नमेंट तो नहीं है ना, दैट वे, ईसाई गवर्नमेंट तो नहीं है ना, ब्रॉडली हिंदू गवर्नमेंट, सेकुलर गवर्नमेंट है मान लिया, लेकिन एक है तो ब्रॉडली बहुतायत या डोमिनेटेड बाय हिंदू संस्कृति है ना। इसमें ही अगर काम नहीं होंगे, हमारी संस्कृति के मंदिरों को नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, वेटिकन वाले करते हैं, वहाँ पोप बैठ के करता है वहाँ पे, उधर आपके मक्का मदीना में लोग करते हैं, तो हम क्या अपराध कर रहे हैं? हम क्यों संकोच कर रहे हैं? हमको क्यों शर्म आ रही इस एजेंडा से जुड़ने के लिए? वास्तव में सही बात है। मैं तो खुद बहुत सेकुलर आदमी रहा हूँ, लेकिन कल से जब मैंने पढ़ा थोड़ा शास्त्र इसका, तो मेरा मन हिला इस बात से कि ये बात सच है कि मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़े, अयोध्या तोड़ा या दूसरा तोड़ा, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन तोड़े मंदिर, ठीक है। और मंदिर तोड़े और मंदिरों को आज अगर प्रतिस्थापित कर रहा, पुनर्निर्माण कर रहा है, तो आज नहीं होगा तो कब होगा? ठीक है ना। तो आरएसएस और एनीबडी एल्स जिसका राष्ट्र के साथ एक है मोह है, सेंटिमेंट है, और सब खुश है। सर, महाकाल लोक लोकार्पण के बाद आपकी ही बात को और कड़ी में आगे जोड़ते हुए, क्या ऐसा लगता है कि कश्मीर घाटी में भी अब प्रधानमंत्री मोदी मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाएंगे? निश्चित तौर पे वो काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था इस काम के अंदर धारा 370, हटा दिया उन्होंने। कश्मीर की परिभाषा बदल गई, कश्मीर की राजनीति बदल गई, जनजीवन बदल गया, कश्मीर वापस लौट आया, जिसे हम कहते हैं कश्मीर इज़ बैक टू नॉर्मल। आप देखिए 3-3 महीने की बुकिंग है वहाँ, होटल्स की मिलते नहीं हैं, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, पूरी वहाँ की पूरी इंडस्ट्री जो टूरिज्म से ओरिएंटेड है,
सारी इंडस्ट्री वापस जिंदा हो गई। मंदिरों के मामले में आप देखिए, वहाँ पे कोई शायद 1842 मंदिर हैं समथिंग, और 212 मंदिरों में पूजा स्थल जो है उनके जो है, और 212 में पूजा हो रही है, बाकी जगह नहीं हो रही है। तो करेंगे इसको जो है वो। अभी प्लान बना है, वहाँ पे रघुनाथ मंदिर है श्रीनगर के, उसका कायाकल्प करेंगे। एक वहाँ और मंदिर है पहलगाम या कहीं पे, उसका कायाकल्प करेंगे। 7-8 मंदिर आइडेंटिफाई किए हैं श्रीनगर में, जो करेंगे इसको। तो फैक्ट है, कश्मीर घाटी में वापस एक तरह से हिंदू संस्कृति या वो है, वो करेंगे, उनको करना है। अब ये क्या टारगेट किलिंग से एजेंडा थोड़ा उससे प्रभावित हुआ है नेगेटिवली, कि वो जो कश्मीरी पंडित उनका मामला नहीं सुलझ पा रहा, तो आज नहीं कल सुलझेगा। पर आप ये देखिए, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि जब एक उग्रवादी को छोड़ा गया था कई साल पहले, हाईजैक करके ले गए थे प्लेन को, उस शाम को 5 बजे छोड़ा गया, तो अल्लाह अकबर के नाम से नारा लगा वहाँ पे, और सारी मस्जिदों में और सारे जगह से लोग बाहर आगे निकल के, और 24 घंटे तक कोई शासन देखने वाला नहीं था। ठीक है, मैं माइनॉरिटीज़ के काफ़ी करीब रहा हूँ, मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ आपको उस दिन का जो है। तो सारे लोग डरे, सारे हिंदू भाग के घाटी से आ गए यहाँ पे। ठीक है, आप आज तक उनके एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। ये एक दुखता रग है, या दुखती रग है, या पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो चाहे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, मोहन भागवत हों, कि इतना सब होने के बावजूद भी वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स होप कि वो भी होगा एक दिन। इट मे बी ए स्लो प्रोसेस, होगा एक दिन। तो कश्मीर में भी, कश्मीर इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, वहाँ भी मंदिरों का पुनरुद्धार होगा और संस्कृति लौटेगी। और गांव में हिंदू जो है ना, हिंदू डर के नहीं रहेंगे, जैसे कई बार डरते हैं लोग। जलेबी नहीं मिलती सुबह, आपको दूध नहीं मिलता, वहाँ ऐसे ठेले नहीं लगते। वो दिन आएगा जब आप बनारस की शक्ल जो है पहलगांव और श्रीनगर में जाके देखेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन सर, फहरिस्त तो बहुत लंबी है मंदिरों के बदलाव की, लेकिन खास तौर पे केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनसे कुछ खास रिश्ता लगता है आपको नरेंद्र मोदी का? निश्चित तौर पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये उनके दिल के करीब हैं, उनके आत्मा के करीब हैं। जब वे युवा थे, घर छोड़ के चले गए थे, तो केदारनाथ के पहाड़ों में, पर्वतों में जाके रहे थे 3 साल तक। ये उनका जो रूप आज देखने को मिल रहा है, उसकी नींव उस समय डली थी जब वहाँ पे थे वो। केदारनाथ से बहुत क्लोज रिलेशन है मेंटली उनका। आप देखिए क्या कर रहे हैं वो। जब मुख्यमंत्री बने शायद 2011 में जब था, तो बनने से पहले केदारनाथ की अर्चना पूजा करने गए वहाँ पे जो है। प्रधानमंत्री बने तब गए वहाँ पे। फिर ये चुनाव आया, जो मतगणना होनी थी 2019 में, उससे ठीक पहले गए, रुद्र गुफा में बैठे, 17 घंटे बैठ के पूजा अर्चना करी। जो फोटो वायरल हुआ था, वो पीले वस्त्र पहन के ऐसे बैठे हुए थे। तो लोगों ने सोचा था कि पॉलिटिकल स्वांग है, स्वांग नहीं था, वो हैं ही ऐसे, उनको आता है सब, ये उनका संस्कार ही ऐसा है, वो सब करने का जो है। ये देखा आपने। और अब देखिए, उन्होंने 2013 में जो बाढ़ आई तो ख़राब हो गया, सब नष्ट हो गया। मैं जाता रहता हूँ बद्रीनाथ वगैरह, देखा मैंने वहाँ पे जो है। अब सारा उन्होंने वापस खड़ा कर दिया वहाँ पे, 700-800 करोड़ रुपए लगा दिए हैं उसके जो है। वहाँ 3 प्रोजेक्ट और खड़े कर दिए हैं वहाँ पे, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अब उसके साथ में आप जो बात करते हैं इसकी गंगोत्री, इनकी, तो इन चारों तीर्थ, चारों धाम जो हैं, इनको जोड़ रहे हैं आपस में, वो रेल से लिंक कर रहे हैं उनको। रेल का 12,500 करोड़ का रेलवे लाइन का ऋषिकेश से रुद्र प्रयागराज जो है वहाँ तक का लाइन बन रही है। 2025 में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा आपका जो है। और सारा कुछ हो रहा है, और बड़ी बड़ी सड़कें हो रही हैं। कटसी नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री को ऐसा एग्जीक्यूटर मिला हुआ है कि जो तय करते हैं एग्जीक्यूट हो जाता है। वरना सड़कें बनाना आसान काम नहीं, हाईवेज बनाना आसान काम नहीं है, लैंड एक्विजिशन और जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें रहती हैं। तो आप देखिए, चारों धामों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। 60 फीट की सड़क, 100 फीट की सड़क, 200 फीट की सड़क, एक रिवोल्यूशन आया हुआ है सारा वहाँ पे। उत्तराखंड में जा आके देखिए। तो इन स्थानों से मोदी का खास रिश्ता है, और ये देश की संस्कृति को करीब से जोड़ने का है। पहले हरिद्वार जाते हैं 10 घंटे चाहिए, आज आप जाइए दिल्ली से देहरादून 4 घंटे में आप पहुँचते हैं। तो ऐसे क्या सारे रूट इतने मॉडर्न और इतने उस ढंग से हो रहे हैं कि दूरियां कम हो जाएंगी दैट वे। तो ये तीनों चारों जगह उनके दिल के करीब हैं। सर, जैसे महाकाल लोक लोकार्पण किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटे का बुलावा आया तो बेटा चला आया, लेकिन क्या इसका कोई गूढ़ अर्थ हम समझे? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये कि इससे पहले भी क्या प्रधानमंत्री मोदी महाकाल दरबार आते रहे हैं, मत्था टेकते रहे हैं? बिल्कुल आते रहे, मत्था टेकते रहे हैं। कुंभ का मेला था एक बार, उसमें भी आए थे वो वहाँ पे, उनका करीब का रिश्ता रहा है। और पहला सवाल क्या था आपका? कि इसका कोई गूढ़ अर्थ भी है जब प्रधानमंत्री ने हाँ कहा हाँ, कि बेटे को? इसका अर्थ ये है कि वो जानते हैं, वो तो देखो मैंने कहा ना, मन की भावना व्यक्त करते हैं, पर बाय प्रोडक्ट उसका होता है कि उनके मन की भावना सुपर हिट हो जाती है, स्लोगन बन जाती है, वायरल हो जाती है, देश के लोग दीवाने हो जाते हैं उसके जो है। और उन्होंने सही कहा कि भी बुलावा आया था, मुझे आना ही था। और आज पहली बार नहीं हुआ ऐसे,
वो गए थे चुनाव लड़ने वाराणसी में जब, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं आया, मुझे बीजेपी ने नहीं भेजा यहाँ वाराणसी में, ठीक है, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। तो एक माँ की गोद में आके बेटा जैसे महसूस करता है, आज मैं बैठ के वाराणसी में ऐसा महसूस कर रहा हूँ, एंड फिनिश, क्लीन स्वीप। तो हर बात को राजनीति के हिसाब से नहीं करते होंगे, स्वाभाविक होता होगा उनका, उनके बैकग्राउंड को देखते हैं, उनका धार्मिक बैकग्राउंड, जो इमोशनल बैकग्राउंड है, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, जो उसको देख के करते होंगे, लेकिन हो जाता है, जिसे कहते हैं। सर वैसे भी हम जब ईश्वर के दर पर जाते हैं कुछ ना कुछ मांगते ज़रूर है, लेकिन लोगों के बीच में उत्सुकता इस बात को लेकर है कि महाकाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल्कुल तल्लीन होकर पूजा भी उन्होंने किया, लेकिन महाकाल से मांगा क्या होगा उन्होंने, इसकी उत्सुकता लोगों के बीच में ज़रूर है। इसे लेकर क्या कहेंगे सर, कोई जानकारी या फिर कुछ अंदेशा ऐसा? देखिए, बेसिकली तो क्या होता है, जो लोग होते हैं तो सबसे पहले बच्चों के, परिवार की, धन धान्य की, इसकी कामना करते हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है, उनके सत्ता का मोह नहीं है, धन उनको अट्रैक्ट नहीं करता, परिवार में कोई इस तरह से है नहीं कि परिवार के लिए कुछ मांगे। उनके लिए जो कुछ है वो देश है, एक तरह से देखा जाए तो देश है, देश के लिए मांगा होगा, खुद के लिए ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के लिए मांग लिया होगा, मैं राष्ट्र की सेवा करता रहूँ 50 साल तक, प्रधानमंत्री रहूँ या किसी भी कैपेसिटी में सेवा करता रहूँ, और कोई बात होगी। तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैंने पढ़ा था किसी चैनल वाले ने कहा कि उन्होंने ये मांगा, मैंने कहा भी ऐसा मत करो, ये नहीं हो सकता जो है, बाकी सब तो हो सकता है। तो अच्छा मांगा होगा, देश के लिए मांगा होगा। एक बात तय है, वो जो कुछ हैं, ही इज़ कमिटेड टू द नेशन, तो मांगा होगा, अच्छा मांगा होगा। सर, क्या भारत के बाद अब मोदी अपने मिशन मंदिर को विदेशों में भी ले जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, ये उनके दिल के बहुत करीब है एजेंडा। तो एक्चुअल में एक बात आप समझ लीजिए, जो मैंने पिछले 24 घंटों में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो मैं समझा इस बात को कि उनके मन में और भाजपा के मन में या आरएसएस के मन में एक बेसिक सवाल ये है कि अगर हमारे लूटे पिटे मंदिरों को देश और विदेश में अगर हम आज वापस रिवाइव नहीं करेंगे, रेस्टोर नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? मंदिर और धर्म तो दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है ना। तो फिर मन में आता है कि विदेश में क्यों नहीं, एक्सपांशन, एक्सटेंशन ऑफ आइडिया जो है, तो किया उन्होंने। 2015 में गए थे यूएई, ज़मीन नहीं मिल रही थी मंदिर के लिए, तो वहाँ के शासक से बात करके ज़मीन अलॉटमेंट करवाई उससे जो है। फिर 18 में शायद वहाँ पे अबू धाबी में गए जो है, वहाँ पे पहला हिंदू मंदिर जो था उसका शिलान्यास वगैरह करवाया। फिर शायद उसके नेक्स्ट ईयर जो है वो तीसरी कौन सी जगह है यूएई में जो है, बहरीन के क्या, नॉट बहरीन, समथिंग सम एल सिटी, वहाँ पे गए जाके। वहाँ 200 साल पुराना एक मंदिर था, उसके रेनोवेशन की बात की, और एक मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट जो है ना उसके लिए तैयार कर रहे हैं वो, दैट वे जो है। तो कुल मिला के क्या है कि विदेशों में उनका मन करता है, और ये शुरुआत उन्होंने आसपास से की है। हो सकता है 2-4 साल बाद आपको न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में भव्य राम मंदिर जैसे मंदिर देखने को मिले, तो आपको भी अच्छा लगेगा। सर, महाकाल के मंदिर को कई मुस्लिम शासकों ने तोड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि सच में नरेंद्र मोदी को अब ईश्वर ने इसके पुनर्निर्माण के लिए भेजा है? यार शशि, ऐसे लगता है कभी कभी तो, जितने कमिटमेंट से वो काम करते हैं और असंभव काम को संभव कर देते हैं। एक बात तो मान के चलिए, नरेंद्र मोदी में कोई न कोई दैविक शक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप राजनीति से हट के सोचिए, वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो कोई कल्पना नहीं करता। अयोध्या आप देखिए, संभव था, संभव नहीं था, हुआ। और ये महाकाल आप देखिए, उसके अलावा और मंदिर देखिए, आपके सोमनाथ देखिए, केदारनाथ देखिए। और फिर इन सब के साथ साथ राष्ट्र में डिबेटेबल हो सकता है कि हमारी ग्रोथ रेट कम है कि क्या है, इस साल 7% होगी, 6% होगी, इन बातों में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सवाल अभी एक पर्टिकुलर रेफरेंस से बात हो रही है। तो मैं खुद ये मानता हूँ ईश्वर ने उसको कोई न कोई एजेंडा देके, कोई न कोई आदेश देके यहाँ भेजा है। और इसीलिए मुझे लगता है कभी कभी कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा काम पूरा हो गया इस तरह से, या मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, वो चल देंगे, आप देखते रहेंगे। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं भगवान शिव ने उनको एजेंडा देके, काम देके, जिम्मेदारी देके भेजा है यहाँ, और ऐसा मानने में क्या बुराई है। तो इसी से जुड़ा एक डिटेल्ड सवाल है। शास्त्रों में लिखा है कि सन 1234 में मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़ दिया था, पुजारियों ने शिवलिंग कुएं में छुपा दी। तो ये कहानी है, ये सच है, इसको कैसे देखते हैं? पहले मैं भी इसे कहानियाँ समझता था, लेकिन पिछले दिनों मैं करौली गया था यहाँ पास में। तो करौली एक ही होटल है वहाँ, राजा का होटल है, राज परिवार का। उन्होंने निमंत्रण दिया मुझे, मैं चला गया वहाँ रात को
खाने पे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि करौली में 300 कृष्ण के मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के, इस पूरी बेल्ट के अंदर जो है। और फिर उन्होंने मंदिरों का उदाहरण देकर बताया कि अमुक मंदिर में ऐसे ऐसे हुआ था, मुस्लिम शासक ने तोड़ा तो मूर्ति को चुरा के जो है पुजारी भागा रात को लपेट के और आया। ऐसे 7-8 उदाहरण दिए। तो उस दिन मैं भी चौंका और सेंसिटाइज हुआ कि यार ये सब हुआ तो होगा जो इतने लोग ही कह रहे हैं और सब दिख रहा है सामने। मैं ये नहीं कहता कि शहर की सारी मस्जिदें खोद दो तुम, जो भागवत ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम मस्जिदें खोदने लग जाएं सारी, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना। लेकिन ये बात तो है, ये सेंटिमेंट तो है। और जो आपने कहा कि वो कल्पना नहीं है 1234 वाली, उसमें ये मैंने बिल्कुल पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है मैंने कि 500 साल तक जो था उसका जो था वो कुंड के अंदर जो है ना उसको शिवलिंग को जो है वहाँ रखा गया। बाद में सिंधिया शासक आए तो उन्होंने उसको निकाला, मंदिर बनाया। और ये क्या, तो स्वाभाविक है जब शासक दूसरा होता है सामने, या अत्याचारी शासक होता है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो सामने जो आदमी होता है बचने के उपाय करता है। तो मूर्ति के प्रति श्रद्धा होती है लोगों की, तो लेके दौड़ते हैं, करते हैं। मुझे सही लगती है बात है। सर आखिर ग्वालियर के सिंधिया खानदान का महाकाल के मंदिर से क्या संबंध है? उनका गहरा संबंध है, उनको एक वोट ऑफ थैंक्स दिया जाना चाहिए इसके लिए सिंधिया परिवार को। और उनकी जो विरासत है, वसुंधरा राजे सिंधिया और ये सब लोग हैं, पहले थी विजय राजे सिंधिया थी। 1200 मैंने पढ़ा था कहीं के 1234 में जब ये मंदिर को तोड़ा, दिल्ली के एक शासक ने आके तोड़ दिया था मंदिर को जो है। तो 1734 में जो है मतलब उसके 500 साल बाद जा कर के सिंधिया शासन आए और इनका मालवा में जब कंट्रोल हुआ और उस सारी एरिया में इनका कंट्रोल हो गया, तो फिर जब बंगाल जा रहे थे तो रास्ते में मंदिर पड़ा, ये मंदिर की हालत देखी उन्होंने तो उनको रोना आया। सिंधिया के जो शासक थे, महाराज राणा करके इस तरह से थे राजा उस समय के जो है, उन्होंने कहा बंगाल जीत के आएंगे, आते इस मंदिर को ठीक करेंगे। बंगाल जीत के आए और मंदिर को उन्होंने आभा मंडल में किया, सारा जो है सारा पैसा लगाया, सब कुछ किया। तो सिंधिया का काफ़ी योगदान रहा है इस सब में। और सिंधिया क्या है कि ग्वालियर से फैमिलीज हैं, सिंधिया मतलब मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं दैट वे, और ये इंदौर है, उज्जैन है। तो सिंधिया का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस मंदिर के पुनरुत्थान के अंदर। तो क्या राजस्थान का भी कोई इतिहास रहा है महाकाल मंदिर से जुड़ा हुआ, उसके निर्माण से लेके बाकी तरीके से राजस्थान का भी कोई उसमें रोल रहा है सर? राजस्थान का ये रहा कि देखिए उज्जैन और आगरा, भरतपुर, ये सब एरिया आपस में जुड़ा हुआ है। तो मंदिर बनाने के लिए क्या पत्थर चाहिए, एक बालू पत्थर करके एक पत्थर निकलता है खास, यहाँ बंसी पहाड़पुर एक जगह है, बंसी पहाड़पुर, धौलपुर भरतपुर के उसमें जो है जहाँ माइनिंग काफ़ी होती है। और पत्थर उस ज़माने में, आज भी वो पत्थर जा रहा है, अयोध्या भी जा रहा है और मंदिरों में जा रहा है। उस ज़माने में वो पत्थर वहाँ से गया था। तो इसलिए राजस्थान का रिश्ता मानते हैं कि वो जो पुण्य कार्य हुआ उसमें राजस्थान के लोगों का इस तरह से योगदान था। आपको लगता है सर कि महाकाल मंदिर पर जितने अटैक हुए उसमें राजा विक्रमादित्य जी जो हैं उन्होंने इसके विस्तार में योगदान दिया है? हाँ, विक्रमादित्य का जिक्र शास्त्रों में आता है। उज्जैन के राजा थे वो विक्रमादित्य जो है, और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने धर्म भवन, धर्म पंचायत बनाई, उसमें बैठ के वो न्याय करते थे। और उन्होंने इस मंदिर के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। इसका पता कालिदास की जो थी कविता, काव्य ग्रंथ मेघदूत, उससे पता लगता है इसका कि उनके समय मंदिर का बहुत हुआ। उन्होंने बहुत सी मूर्तियाँ बनवाई और मंदिर के पुनरुत्थान में उनका काफ़ी योगदान था। सर महाकालेश्वर की परंपराओं के सामने मोदी जी हुए नतमस्तक, नहीं किया जलाभिषेक और नहीं रात को रुके मंदिर में। क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? भाई दूसरा पहलू तो इस सारी कहानी के दो पहलू हैं, एक तो प्रशासनिक पहलू है और एक लोक कथाओं का पहलू है। प्रशासनिक पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी 5:30 बजे पहुँचे वहाँ पे जो है, 5 बजे बाद में क्या है जलाभिषेक उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार जो है ना बंद हो जाता है। उसके बाद में तो जलाभिषेक करना नहीं था। तो उसके बाद में क्या है कि सूखी पूजा होती है वहाँ पे, और वहाँ पे भांग और ड्राई फ्रूट्स की पूजा वहाँ मंदिर की होती है तो की। और फिर उन्होंने बैठ के आरती की, आपने देखा बिल्कुल सामने बैठ के, जो फोटो वायरल हुआ, करोड़ों लोग देख रहे हैं देश में जिसको आज जो है, तो सब उन्होंने उसमें किया जो है। और फिर क्या है इसका दूसरा पहलू क्या है, वो लोक कथा से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब कोई नगर सेठ या महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रात्रि भी शाम अगर वहाँ करता है और जलाभिषेक करता है तो उसका राजपाट चला जाता है। ये लोक कथा है वहाँ। तो इसीलिए क्या है कि वहाँ कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रात को न तो रात्रि विश्राम करता है न जलाभिषेक वहाँ पे इस समय के बाद जाके वहाँ पे करता है। अब देखिए दिग्विजय सिंह, वो खुद एक रॉयल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं लेकिन रात को कभी नहीं रहे। सिंधिया वो नहीं रहे।
सिंधिया के मन में इतना डर था कि उन्होंने उज्जैन के बाहर एक आउटस्कर्ट पे जाने एक पैलेस अपना नया बना लिया कि वहाँ नहीं रहेंगे और वहाँ रहेंगे। क्यों 2 घटनाएं ऐसी हुई जिससे ये धारणा और पुष्ट हुई। मोरारजी देसाई एक बार गए थे, प्रधानमंत्री थे, आई थिंक ही वॉज द 4th प्राइम मिनिस्टर एट दैट मोमेंट जो है ये, वो आए वहाँ से निकल के सरकार गिर गई उनकी नेक्स्ट डे जो है। उसके बाद में एक और व्यक्ति थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो आए तो उनका राजपाट चला गया उससे जो है। तो उसके बाद से क्या है कि धारणा इस तरह की बन गई है कि यार यहाँ जो है ना नहीं है, और गुरु की बात माननी चाहिए, जलाभिषेक भी मत करो और रात्रि विश्राम मत करो यहाँ। तो कोई वहाँ करता नहीं है, वहाँ कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी हो और रात को वहाँ नहीं रहता है। तो ये लोक कथा है। अब हो सकता है प्रशासनिक कारण और लोक कथा दोनों का मिश्रण हो गया हो। कुल मिला के ये है कि नरेंद्र मोदी ने जलाभिषेक नहीं किया और रात को विश्राम वहाँ नहीं किया। फाइन, शाम को वापस आ गए, वहाँ इंदौर दिल्ली आ गए। सर, मंदिरों की बात चल रही है तो बहुत सारे मंदिरों से हिमाचल के भी कई मंदिर इसमें शामिल हैं। बहुत सारे मंदिरों की प्राचीन मूर्तियों को स्मगल करके विदेशों में ले जाया जा चुका है। तो क्या कोई केंद्र सरकार का, मोदी जी का ऐसा कोई एजेंडा या इरादा है कि इन मूर्तियों को जो बाहर गई हैं उन्हें वापस देश में लाया जाए? 100% ही इज़ वेरी सीरियस ऑन दिस इशू। ये मेरी पक्की जानकारी इसके अंदर है कि सारी एजेंसियां सरकार की इस पे काम कर रही हैं कि हमारी कौन कौन सी मूर्तियां, कौन कौन से शासक या स्मगलर्स, मूर्ति चोर यहाँ से ले गए, मंदिरों की मूर्तियाँ खास करके जो हैं उसकी बाकायदा हो रही है और बहुत सारी मूर्तियाँ आ भी गई हैं। इस काम को मेरी जानकारी के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं कि 24 से पहले जो कोहिनूर गया हुआ है आपका, वो कहीं लौट नहीं आए वहाँ से, लंदन से यहाँ पे जो है। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस। एक आपके हिमाचल में किस्सा हुआ था कई साल पहले, वहाँ पे एक बड़े अफसर थे, उनकी कुछ मिली भगत हो गई थी तस्करों के साथ जो है। क्यों, ये तो एक धंधा है पूरे देश के अंदर कि मंदिरों की मूर्ति लेके जाओ, नकली मूर्ति रखो वहाँ पे और वो करो। तो वो बड़े सीनियर अफसर थे, फिर उनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई हुई तो बहुत से लोग मिले हुए हैं। तो सरकार तो जागरूक है ही, लेकिन मैं आप सबकी तरफ से इस मंच से सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करूँगा कि इस मामले में और सख्ती बरती जाए और इंटेलिजेंस इकट्ठी की जाए। विदेशों से तो आप लाएंगे, लेकिन देश के अंदर जो मंदिरों से मूर्तियाँ अभी भी चोरी हो रही हैं उनको रोका जाए। बिल्कुल सर, और ये ज़रूरी भी है कि जब इतना काम किया जा रहा है तो कम से कम अपनी धरोहर को ही बचा के रखे, खासतौर से मूर्तियों की बात करें तो। सर, सवाल एक ये भी है कि क्या महाकवि कालिदास की हम बात करें, उनका भी महाकाल से कोई जुड़ाव रहा है? कालिदास का जुड़ाव इसलिए जिक्र आता है शास्त्रों में कि उन्होंने जो मेघदूत लिखा था उसमें उन्होंने उज्जैन का जिक्र किया, विक्रमादित्य का जिक्र किया और तारीफ़ की, और ये कहा कि उज्जैन का मतलब है पृथ्वी का स्वर्ग, स्वर्ग अलौकिक स्वर्ग, इस तरह से सारा मेंशन किया। तो जस्ट इट्स ए मेंशन, एक तरह से कहते हैं, तो सुखद है मेंशन उसका। सर, प्राचीन धार्मिक धारणाओं के विपरीत उज्जैन में मंगलवार को भी शुभ कार्य होते हैं, यह बात कैसे? देखिए, ऐसा है कि जो उज्जैन है वो मंगल ग्रह का जन्मदाता या केंद्र है उसका, तो इट्स एन एक्सेप्शन फॉर मंगल ग्रह। और दूसरा क्या है कि वहाँ जो पूजा है, जैसे नरेंद्र मोदी ने पूजा की, तो एक अलौकिक क्षण है उसके अंदर, उस क्षण में पूजा होती है। तो नरेंद्र मोदी ने 6:30 बजे पूजा की तो पूजा वहाँ पे हुई। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जब एक बार वहाँ आए थे तो उन्होंने उसी में पूजा की थी, और अयोध्या जो वो गए थे उसी काल में, उसी पर्टिकुलर समय के अंदर उन्होंने पूजा की थी वहाँ बैठ के जो है, उसे शुभ माना जाता है। और ये कहा जाता है कि ये मंगल ग्रह का, चूँकि खुद ही अवतार है, खुद ही केंद्र है एक तरह से, तो यहाँ सब कुछ मंगल है, इसलिए उज्जैन इज़ एन एक्सेप्शन। वहाँ मंगल को पूजा होती है, मंगल को धार्मिक कार्य होते हैं और उन्हें शुभ कहा जाता है। सर, शास्त्रों में एक वाक्य लिखा है, शिवम जानम, इसके क्या मायने हैं सर? ये नरेंद्र मोदी का वाक्य है, और मैंने कहा ना, उनको जो वाक्य बोलते हैं स्लोगन बन जाता है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो नेचुरली स्लोगन बन गया, तो आपने पढ़ा होगा कहीं उसको जो है। तो शिवम ज्ञानम मतलब ये कि शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है, और शिव ही संसार का, जिसे कहना चाहिए, सर्वोच्च ज्ञान है। तो उनका मतलब ये है कि सारा संसार, सारी सृष्टि वो शिव के आसपास है, शिव ही सर्वोच्च है, शिव ही ज्ञान है, ज्ञान ही शिव है, ये अर्थ है उसका। ये जो वाक्य है ये नरेंद्र मोदी का जो इंटेलेक्चुअल स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको दर्शाता है। मेरा सवाल सर महाकालेश्वर को लेकर है, क्योंकि जो महाकालेश्वर है वो एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो इसके पीछे का खास महत्व अगर अपनी समीक्षा में आप शामिल करते हैं। इसका महत्व ये है कि देश में कुल 12 शिवलिंग बताए जाते हैं। वैसे 84 छोटे शिवलिंग उज्जैन में भी हैं, तो जो 12 बताए जाते हैं उसमें से जो 11 हैं वो उत्तरोमुखी हैं, ये दक्षिणोमुखी है, इसे दुर्लभ माना गया है।
और इसके लिए कहा गया है कि प्रलय के प्रहार को भी सहन कर सकता है ये, जो वाक्य काम में लिया गया, मतलब मृत्यु, और जीवन दान देता है ये। कोई व्यक्ति मृत्युशैया पे है, उसके यहाँ चला गया तो कहते हैं खड़ा हो जाता है, ऐसी लोक कथाएं हैं सारी। तो उसकी शक्ति अद्भुत बताते हैं इसकी जो है। और दूसरा इसके लिए कहते हैं कि ये धन्य धन्य करने वाला शहर है, अलौकिक शहर है, इसके लिए सब बातें कहते हैं। तो कहा जाता है बहुत पावरफुल सिटी है ये धर्म और शास्त्रों के हिसाब से, तो मान लेते हैं। और हम भी ये देखेंगे अगला ट्रिप वहाँ का बनाएं और ईश्वर से करके आएँ कि प्रलय प्रहार को जो सहन करता है, तो ईश्वर हमें भी शक्ति दे, ताकत दे। और अभी तुम्हारी ताकत ये है कि हमने चैनल लॉन्च किया है, नहीं तो हमारा चैनल सफल हो सारा और लोकप्रिय हो चैनल हमारा। हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, देश में जो है हमारा कोई एजेंडा नहीं हो, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो हम देश के बारे में सोचें, जिस तरह प्रधानमंत्री मंदिरों के बारे में सोच रहे हैं, हम देश के बारे में, राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचें। सर, आखिर देश के करोड़ों लोगों में महाकाल मंदिर के प्रति इतनी आस्था क्यों है? वो मैंने कहा है, दोनों प्रश्न जुड़े हुए हैं आपस में जो है। वो आस्था इसलिए है कि सक्सेस स्टोरी होती है। अब यहाँ एक मंदिर है, जब जयपुर में जाते हैं कुकस रोड पे तो सत्य साईं बाबा का मंदिर है। ऐसे आप देखते हैं वहाँ महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर है, तो आस्था बन जाती है लोगों की। और आस्था क्या होता है, किसी किसी की आस्था बन जाती है, किसी की नहीं बनती है। जिसकी बन जाती है वो अंतिम होता है। आप देखिए आज वो फडणवीस आए हुए थे कल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑब्लिक चीफ मिनिस्टर, वहाँ जो हैं वो जोधपुर में एक फंक्शन था, एक मंदिर था, तो वहाँ गए हुए थे। यहाँ जो है ये सीकर में जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ देखिए बड़े बड़े लोग आते हैं। तो ऐसी मान्यता बन गई है शास्त्र और समय के साथ साथ। एक अद्भुत शक्ति है ये, अद्भुत ईश्वर जो मांगते हैं उसको मिलता है। यहाँ पे लोगों की आस्था है, विश्वास है, और ये विश्वास उन्हें लेके जाता है। सर, आस्था का केंद्र और अब नरेंद्र मोदी लाखों लोगों को वहाँ लेके जाएंगे। वो जो उद्घाटन करके आए हैं, ऐसी जिज्ञासा जाग गई। मैंने कई परिवारों को सुना है पिछले 24 घंटे में, एक ट्रिप बनाते हैं वहाँ पे, आप हमारे लिए फ़ोन कर देंगे क्या? मैंने कहा कर देंगे जो है। तो देखिए तो सर, यानी कि आस्था का केंद्र वो बनने वाला है। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि आकाश और धरती दोनों का केंद्र उज्जैन है। इसको अब ऐतिहासिक और धार्मिक स्तर पर किस तरीके से देखते हैं? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये कि एकमात्र ऐसा शहर है संसार का जो कि आकाश में भी उसी स्थान पे है और धरती में भी उसी स्थान पे है, आधे आधे में। मतलब जो उसका आकाश में उसका है स्थान, वो धरती पे स्थान है। अद्भुत है ये, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। और इसीलिए उसके सब गुणगान होता है कि लोग ठीक हो जाते हैं, वहाँ उसकी माया है, उसकी महिमा है, उसका आभा मंडल है। तो बेसिकली ये है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि चूँकि सेंटर में है और मंगल ग्रह का जन्मदाता है, एक तरह से केंद्र है, इसीलिए सब महिमा मंडन होता है उसका। सर, आज के वक्त पे बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिदें बहुत किए जाते हैं मुद्दे, लेकिन मैंने सुना है कि महाकाल लोक के दर्शन करने मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची थी। हाँ। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? इस घटना के दो टुकड़े हैं। एक तो ये कि सामान्य मुस्लिम महिलाएं अपनी श्रद्धा से अपनी उससे पहुंची, और दूसरी ये कि एक मुस्लिम एंकर हैं, हमारी परिचित हैं और स्टार एंकर हैं, तो क्या नाम है वो, एबीपी में रूबिका लियाकत, जो मैं जानता हूँ उनको, बहुत अच्छे लोग हैं, सेकुलर फैमिली है, हमारे उदयपुर में रहते हैं जो है। तो वो भी गई थी वहाँ पे। तो क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष पहुँचता है तो कुछ लोग उसको दूसरे ढंग से देखते हैं, लेकिन आप उस एक पहलू को हटा दो। उस एक, कुछ लोगों ने ट्रोल किया, ये किया, तो आदत है ना, कोई भी अच्छा काम भी आप करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, और हर बड़े व्यक्ति के साथ कंट्रोवर्सी माना ज़रूरी है, आप यूँ कह दीजिए। उस पार्ट को अगर आप छोड़ दें उसको, मुस्लिम महिलाएं गई वहाँ पे और लियाकत भी गई, और मैं इसकी सराहना करता हूँ कि नैतिक साहस रखिए इस तरह का। मस्जिद का आदमी मंदिर जाए, मंदिर का आदमी मस्जिद जाए, ये देश एक है, राष्ट्र एक है। तो उस दिशा में वो जो वहाँ गई, मैं उसके प्रयास की, उसके विज़िट की सराहना करता हूँ। और जो महिलाएं वहाँ गई, एक अच्छी खबर है ये बंधन तोड़िए मंदिर मस्जिद के। हिंदू लोग भी मस्जिद में जाएं, क्या बात है, मस्जिद भी आएँ, लेकिन ऐसा माहौल तो बने इसके लिए। लेट्स होप कि ऐसा माहौल देश में बनता है। सर, कांग्रेस माहौल क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि सुना है कि कमलनाथ सरकार ने भी महाकाल कॉरिडोर के लिए 300 से 350 करोड़ को मंजूर किया, तो फिर वो इसकी वाहवाही क्यों नहीं लूट पाए? आप देखिए, ऐसा है तो कुछ लोग कहते हैं आजकल कांग्रेस में कहने लगे कि कांग्रेस इज़ ए ट्रेजेडी इन ए वे। लीडरशिप को लोग बात करते हैं और बात करते हैं, तो कमलनाथ भी अछूते नहीं हैं। कमलनाथ रहे वहाँ, उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से काम किया, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी हट जाऊँगा इस तरह से। अब जन्मपत्री में शासन ख़त्म हो गया था तो हट गए। और रही बात उसको एनकैश करने की, तो देखिए नरेंद्र मोदी को छोड़ भी दें तो बीजेपी एज ए पार्टी, एज ए स्ट्रैटेजिस्ट, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह एज ए स्ट्रैटेजिस्ट,
उनका तो कोई मैच है नहीं। फिर सामने चाहे कमलनाथ हो चाहे राहुल गांधी हो, तो एनकैश नहीं कर पाए वो। उन्होंने 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, लेकिन मिट्टी हुआ सब। कहीं किसी ने नाम लिया उनका? ये तो आज आपको पता है कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए सैंक्शन के लिए टेक ऑफ नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। और नहीं भी गिरती तो इस ढंग से वो नहीं कर पाते, वो खाली उसको एक सिटी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रूप में पेश करते। आप देखिए नरेंद्र मोदी की परिकल्पना कहाँ से कहाँ ले गए उसको, तो नहीं कर पाए वो। अपना टैलेंट, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी कॉम्पिटेंस है। Sir, a lot has been discussed on Modi. My question is, how do you rate Narendra Modi as the Prime Minister of the country? एक नागरिक के नाते मैं महसूस करता हूँ अद्भुत, जिसे कहना चाहिए, डिलीवरी और जस्ट आउटस्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर। And how do you define Modi as a personality or as an individual? Very brilliant question. Now I have to differentiate between Modi as a prime minister as an individual. ठीक है, तो as an individual जो है, Modi has no personal life, no private life. Modi has only public life, which is dedicated to the nation. Nation को dedicated है. He means business. He means delivery. He is a perfectionist. He is a no charm for money. He is totally dedicated and he is focused on his areas. तो कुल मिला के अपन ये कहें कि वो एक बहुत ही फोकस्ड और पावरफुल विल के साथ, पावरफुल टैलेंट के साथ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पद पे, किसी जिम्मेदारी को, कहीं कुछ भी है, उसको अच्छे से निभा सकते हैं। लेकिन क्रक्स सारी बात का ये है, ही हैज़ नो पर्सनल लाइफ, ओनली पब्लिक लाइफ डेडिकेटेड टू द नेशन। बिल्कुल सर, इसी साल अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को मोदी ने अपने शासन के 21 साल पूरे किए हैं। क्या हम इसे प्री और पोस्ट मोदी एरा के तौर पर बांट सकते हैं, बांट कर देख सकते हैं? आई थिंक बांट सकते हैं। कांग्रेस की या पिछले 60 साल की उपलब्धियां कम नहीं रही होंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। और राजीव गांधी के कार्यकाल में शहादत भी हुई, मतलब हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो गांधी परिवार का इतिहास अपनी जगह है, कांग्रेस का इतिहास अपनी जगह है। और सेकंड आपने क्या कहा था इसमें? हाँ, तो वो तो क्या है, कांग्रेस का एक 60 साल 70 साल का है। उसके अनुपात में अगर ये आप 8 साल 9 साल का एरा देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर, तो नो मैच, नो पैरेलल्स। मोदी सरकार का कार्यकाल निश्चित तौर पे इतिहास जब लिखा जाएगा, और पता नहीं कब लिखा जाएगा, वो जब उससे होंगे रिलीव तब लिखा जाएगा। अभी तो रिलीव का मैंने चांस कहा ना, 29 की बात करिए आप, 8-10 साल हो गए हैं जैसे, तो 12-15 साल का इतिहास आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं प्री मोदी एरा एंड पोस्ट मोदी मोरा। और फिर खाली क्या है उसमें, खाली प्री और पोस्ट मोदी एरा की बात नहीं होती है, उसके अंदर खाली डेवलपमेंट डिस्कस नहीं होता, फिनोमेना डिस्कस होता है, राष्ट्र की कल्चर, संस्कृति, गौरव, ये सब डिस्कस होता है। तो निश्चित तौर पर इट इज़ ए गुड कैटेगराइजेशन, प्री मोदी एरा एंड पोस्ट मोदी एरा। गुड। जेसी सर, ये बताइए कि एक आम व्यक्ति अर्थात एक ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के बीच क्या डिफरेंस या फ़र्क होता है? आम आदमी के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी के बीच में पहला डिफरेंस होता है फोकस्ड, ठीक है, डेडिकेटेड, कमिटेड, हार नहीं मानने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला। तो आप वापस मोदी पे आ सकते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो जैसे मैंने कहा ना, मोदी इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। इस सवाल में मोदी नहीं था, मैं उनको लाया प्रॉपर तुलना करने के लिए कि ऑर्डिनरी पर्सन क्या होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन क्या होता है। तो ही इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो मोदी के व्यक्तित्व को देख के आप जान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन क्या होता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। सर, देश में कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, प्रशंसकों के तो विचारों की और परिकल्पना की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन बेसिक बात होती है कहीं न कहीं तभी बात आती है। तो एक समानता मुझे दिखाई देती है कि उन्होंने राष्ट्र को आज़ादी दिलाई एक अलग तरह से, ठीक है। तो ये जो है ना, ये धार्मिक और उससे विकास से जो आज़ादी दिला रहे हैं पुरानी उस गुलामी से को, उससे को, तो ये टू दैट एक्सटेंट जो है, तो यू कैन से देयर इज वन पैरेलल पॉइंट जो है वो अहिंसा में थे, और एक पॉइंट है गुजरात से हैं, वो गुजरात से थे। लेकिन अगर आप गहराई से और इसको बारीकी से देखेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो दोनों की पर्सनैलिटी को कहीं न कहीं डिफ़ाइन करते हैं, कहीं न कहीं उनको सिम्बलाइज़ करते हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी में अभी 20% ऐसे गुण आए हों,
समय के साथ साथ जो राष्ट्रपिता की उम्र तक पहुँचेंगे तो और गुण आ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छा विषय अनुसंधान करने के लिए, विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए कि नरेंद्र मोदी के चरित्र में, उनके पर्सनैलिटी में महात्मा गांधी के पर्सनैलिटी के कितने अंश अब तक आ चुके हैं और कितने अंश ऐसे आने हैं जो उनके पर्सनैलिटी को सूट करते हैं इन टोटलिटी, जिसको वो भी स्वीकार करना चाहेंगे, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं किसी बात का जो है। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व भी आगे बढ़े और एक वक्त आए, और हम सभी के लिए कहते हैं, ये बात राहुल गांधी के लिए भी हम कहते हैं कि वक्त ऐसा आए कि आपकी तुलना राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं से होने लगे, लेकिन वक्त आएगा, अभी तो वक्त मोदी के साथ है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार एवं योगी सरकार द्वारा कद्यावर नेता मुलायम सिंह को जो भावभीनी विदाई दी गई है, उसे आप किस ढंग से देखते हैं? एक अच्छी मानवीय पहल है, राजनीति से दूर हट के मानवीय रिश्तों को ज़िंदा करने की पहल है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि नरेंद्र मोदी का मानवीय पहलू एट टाइम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। जो लोग जीवन के किसी भी मोड़ के उनके साथ रहे हैं, मोड़ पे उनके साथ रहे हैं, उनका उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो और चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। तो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो सोचा होगा उन्होंने कि भाई ठीक है, एक बड़े नेता थे जो भी है, और उनके गुण अवगुण हैं, रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन रिश्ते कभी कभी क्या पॉलिटिक्स से हटके भी डिफाइन होते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से अमित शाह वहाँ पे गए, वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और योगी सरकार ने 3 दिन का अवकाश, वो शोक घोषित किया, और जिस तरह से गए आए और जो मान सम्मान दिया उनको, वो सबको अच्छा लगा। उससे निश्चित तौर पे मोदी सरकार की जो क्रेडिबिलिटी और छवि है उसको फ़ायदा हुआ है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। क्या पॉलिटिकल लाइन से क्रॉस करके भी आप सोचते हैं और ह्यूमन ग्राउंड पे आप सोचते हैं, और अच्छा पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम आप डेवलप करना चाहते हैं। ये वाइस वर्सा होता है, आज आपने उनके लिए किया, कल को आपके लिए करेंगे, तो एक अच्छी पहल है। सर, हमारे नेशनल चैनल भारत 24 का जेसी शो जयपुर में हो और जयपुर या राजस्थान की कोई बात ही ना चले तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। इसलिए एक सवाल ज़रूर आपकी इजाज़त से पूछना चाहूँगी मैं, और वो ये कि राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का आखिर भविष्य क्या है? देखिए, राजस्थान इज हाई वोल्टेज एरिया एट द मोमेंट, क्यों आदिति? लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है, तो मेरा कहना ये है कि राजनीति जन्मपत्री का खेल है, भाग्य का खेल है, और फिर जन्मपत्री चाहे गहलोत साहब की हो या पायलट की हो, और जन्मपत्री के अनुसार जो है 19 अक्टूबर से 19 नवंबर तक का समय क्रिटिकल और निर्णायक बताया जा रहा है। तो लेट्स सी अगला जेसी शो हम कब करते हैं। नमस्ते श्वेता जी। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी समीक्षा के लिए। एक्सीलेंट। जल्दी करेंगे सर, ऐसा लग रहा है इस मुद्दे पर। लेकिन बेहद अहम है, देखिए बेहद अहम ये है कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग छवि नजर आती है, अलग अलग उनके स्वरूप नजर आते हैं, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि भारत निर्माण की जो बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, हर मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं होता है। कई बार इन चुनावी मुद्दों से इतर भी बहुत कुछ करने की हसरत जहन में होती है अपने देश के लिए, जो खासतौर से अपनी संस्कृति या सनातन धर्म के लिए, वो किया जा रहा है। अब इसकी अगर कोई आलोचना करता है तो वो करे, काम करने वाले तो काम करते ही रहेंगे। और उम्मीद हम यही करते हैं कि देश आगे बढ़ता रहे, अच्छे से हर एक जाति धर्म के लोग एक साथ रहें, जैसा कि अभी सर भी कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम हो या मंदिर मस्जिद हो, सब एकजुट रहें। वो तस्वीर भी बहुत जल्द हमें देखने को मिले, और यही आशीर्वाद हम सभी भी महाकाल से चाहते हैं। दीजिए इजाजत, जय महाकाल।